हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। मेरा नाम है शुभम तिवारी और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि व्हाट टू डू आफ्टर क्वालिफाइंग योर यूजीसी नेट एग्जाम। तो अगर आपने भी यूजीसी नेट एग्जाम को क्वालिफाई कर लिया है अपने, तो हमें क्या करने चाहिए, तो वही इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। तो अगर ये वीडियो को आप देख रहे हो पूरी जरूर देखिएगा, क्योंकि ये बहुत ही वीडियो बेनिफिट होने वाला है। बेनिफिशियल इसलिए भी होने वाला है क्योंकि कितने लोगों ने आपने से बोला होगा कि हमने 2-4 बार यूजीसी नेट एग्जाम क्वालिफाई कर लिया है लेकिन मेरा कुछ नहीं होने वाला है। तो उन सभी सवालों का जवाब हम इस वीडियो में देने वाले हैं, तो ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहली बात कि 3 थिंग्स यू शुड डू आफ्टर योर नेट जेआरएफ एग्जाम। अगर आपने अपना एग्जाम को क्वालिफाई कर लिया है, अगर आपके पास नेट है, जेआरएफ है, तो क्या 3 चीजें आपको कर लेनी चाहिए या करनी चाहिए। करिएगा तो आप एक ही चीज है ना, तो 3 चीजें मैं ऑप्शंस के थ्रू बता रहा हूं कि क्या क्या चीजें आपको फोकस करनी चाहिए। तो पहली बात कि अगर आपके पास नेट है, अगर आपके पास जेआरएफ है, तो आप एक पहली बात तो ये है कि एलिजिबल हो जाते हो अपने रिसर्च पोजीशन के लिए। मतलब कि आपको ये तो पता होगा कि हम भाई नेट क्यों दे रहे हैं, ठीक है, हम नेट क्यों दे रहे हैं, हमारे पास जेआरएफ है, ये तो पता होगा कि मेरी जो प्रॉपर इंक्लिनेशन है, मेरा जो प्रॉपर झुकाव है वो किस तरफ है। हम पीएचडी करना चाहते हैं या हम टीचिंग करना चाहते हैं। तो अगर आपके पास नेट है, अगर आपके पास जेआरएफ है, तो आप रिसर्च पोजीशन के लिए तो एलिजिबल हो जाते हो किसी भी गवर्नमेंट कॉलेजेस में, किसी भी प्राइवेट कॉलेजेस में, है ना। आजकल तो बहुत सारे ऐसे प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं जो कि आपको नेट मांगते ही मांगते हैं। अब गवर्नमेंट की बात ये है, गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात ये है कि अगर आपके पास मान लीजिए जेआरएफ है, तो आप किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट में पीएचडी करने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। उसके लिए आपको क्या करनी चाहिए, आप एक बेहतर टॉपिक पे, जो भी आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, उसी टॉपिक पे आप एक बढ़िया सा रिसर्च प्रपोजल बनाइए और उसको आपके जो गवर्नमेंट कॉलेजेस के पैनल होंगे उनके सामने आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा। आपको अपने टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना पड़ेगा, जिसके थ्रू वो एनालिसिस करके आपको अपने गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन मिल जाएगी फर्दर योर रिसर्च प्रोसेस के लिए। उसके लिए गवर्नमेंट आपको कॉलेजेस टू कॉलेज मेनली ये वेरी करता है, आपको स्टाइपेंड भी मिलेगी, ठीक है। आप जेआरएफ हो, फिर एसआरएफ बन जाओगे, सीनियर रिसर्च फेलोशिप, तो उसमें आपको अमाउंट, एक प्रॉपर अमाउंट लाइक 35 to 40,000 ये अमाउंट है, वो वेरी करते रहता है। आपको ये अमाउंट भी मिलने वाली होती है आपको अपने रिसर्च जो प्रोसेस आपने स्टार्ट किया है उसको फर्दर फुलफिल करने के लिए। दूसरी बात, हमने तो ये तो समझ लिया कि भाई हम जब नेट क्वालिफाई हैं, जेआरएफ क्वालिफाई हैं। अब कई लोगों के मन में ये होता है कि सर ये तो आपने जेआरएफ के लिए बता दिया, नेट के लिए क्या प्रोविजन है। आपको ये भी पता होनी चाहिए कि अगर आपने केवल नेट आप पास हो, तो नेट के लिए भी गवर्नमेंट कई सारे ऐसे यूनिवर्सिटीज हैं, कई सारे ऐसे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी हैं, प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं, जो नेट के बेसिस पे आपको रिसर्च कराते हैं। हो सकता है पैसे ना मिले, स्टाइपेंड ना मिले, या हो सकता है किसी किसी गवर्नमेंट कॉलेजेस में बहुत कम भी आपको मिलते हैं पैसे, बहुत कम, लाइक 8 to 10,000 मिलते हैं, लेकिन कई कई कॉलेजेस में मिलते भी हैं नेट पे भी, ठीक है। तो आप पहली बात तो आप एलिजिबल हो जाते हो रिसर्च पोजीशन के लिए। दूसरी बात कि आप टीचिंग के लिए एलिजिबल हो जाते हो। आपका मेन टारगेट ही यही है कि हमने नेट कर लिया है, हमने नेट इसीलिए निकाला है क्योंकि हमें पता है हमें टीचिंग करानी है, आपके पैशन है टीचिंग करना, ठीक है। तो ये दोनों बातें तो आपको पता है कि हम चाहे रिसर्च करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, चाहे टीचिंग के लिए। अब टीचिंग के लिए कई बार होता है, ये देखिए आपको पहले बता देता हूं कि जो नेट का एग्जाम होता है ना, वो आपका एलिजिबिलिटी एग्जाम है, ठीक है। आप ये मत समझिएगा कि हमने नेट क्वालिफाई कर लिया है तो मेरी जॉब एकदम फिक्स है लगने वाली है। पहला स्टेप है, पहली सीढ़ी है आपका नेट का एग्जाम। आपने ये क्वालिफाई कर लिया ना, तो अब हर जगह किसी भी इंडियन कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में आप एलिजिबल हो अपने असिस्टेंट प्रोफेसर के जॉब के लिए, एलिजिबल हो, ठीक है। लेकिन हर कॉलेजेस के, हर इंडियन यूनिवर्सिटीज के अपने अपने नॉर्म्स होते हैं, क्लियर। अब जैसे मान लो एग्जांपल के थ्रू बात करते हैं, अब अगर आप नेट निकाला है, आपके लिए टीचिंग आपकी पैशन है, ठीक है, तो 2 एस्पेक्ट होते हैं यहाँ पे। गवर्नमेंट ने अभी अभी बताया है आपको, आपने भी जाना होगा, समझा होगा, पढ़ा होगा कि हमारे पीएचडी मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। आपको अगर पढ़ाना है किसी भी कॉलेज में, पीएचडी मैंडेटरी नहीं है। लेकिन इसी 2 एस्पेक्ट में हम बात करेंगे, अगर मान लो पीएचडी मैंडेटरी नहीं है, तब कैसे आपको टीचिंग में जॉब मिल सकती है। तो यहाँ पे आपके 2 एस्पेक्ट हैं, ध्यान रखिएगा।
पहला कि आपको कई जैसे स्टेट हैं, कई अलग अलग स्टेट जैसे राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, वो अपने स्क्रीनिंग टेस्ट लेते हैं, ठीक है। तो वो स्क्रीनिंग टेस्ट किसके बेसिस पे होता है? आपके नॉलेज के बेसिस पे, जो आपने नेट पढ़ा है उसी नॉलेज को फिर से आपको टेस्ट देके निकालना पड़ेगा, है ना। स्क्रीनिंग टेस्ट होगा आपका, उसके बाद एक इंटरव्यू होगी, पैनल इंटरव्यू होगी, और अगर आप इंटरव्यू क्लियर कर लेते हो तो आप उस फर्दर जो स्टेट के कॉलेजेस हैं, जैसे राजस्थान यूनिवर्सिटी है उसमें आप एलिजिबल हो जाते हो, जैसे हरियाणा यूनिवर्सिटी है उसमें आप एलिजिबल हो जाते हो फर्दर योर अपने पोस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए बिना नेट के, ठीक है, लेकिन उसमें मिनिमम टाइम होता है, आपको ये कर लेनी चाहिए। आपने सबसे पहले असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए उस कॉलेज में, मान लीजिए राजस्थान में बन गए, तो आपको मिनिमम 7 ईयर्स में आपको अपनी पीएचडी भी कंप्लीट कर लेनी चाहिए, है ना, ताकि जो असिस्टेंट प्रोफेसर को वो पे स्केल प्रोवाइड की जाती है, जो प्रोफेसर को पे स्केल प्रोवाइड करी जाती है, वो आप भी इंजॉय कर लो। अब मान लीजिए कोई प्रोफेसर है, आप भी प्रोफेसर हो, आप बिना पीएचडी के हो, वो पीएचडी वाला है, तो उसको तो ज्यादा पे स्केल मिलेगा क्योंकि उसको रेफर किया जाएगा, पहले पीएचडी है वो। तो आपको विद इन 7 ईयर्स, कई कई ऐसे कॉलेजेस भी हैं जैसे नैक एक्रेडिटेड कॉलेज हैं, वो अपने एम्प्लॉय को, वो अपने टीचर को ये प्रोविजन भी प्रोवाइड करते हैं कि जाइए आप अपना पीएचडी कंप्लीट कर लीजिए, आपको उस जॉब पे रहते हुए, है ना। ये भी प्रोविजन दिया जाता है कई कई कॉलेजेस द्वारा। तो आपको ये ध्यान रखनी चाहिए कि अगर आप टीचिंग में हो तो आपको ये, जैसे राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, तो आपको यहाँ पे विद इन 7 ईयर्स पीएचडी कर लेनी चाहिए ताकि वो आप पे स्किल एंजॉय कर सको, ठीक है। दूसरी बात, कई कई ऐसे भी स्टेट्स होते हैं जो कि मेरिट बेस पे अपना वो लेते हैं, टीचिंग के जो एम्प्लॉय होते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर को लेते हैं, वो मेरिट बेस पे लेते हैं। अब मेरिट कैसे डिसाइड होती है ये ध्यान रखिए। मेरिट डिसाइड करने के लिए सबसे पहले आपके पास नेट होना चाहिए, नेट की डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, मेरिट आपका देखा जाएगा ओवरऑल, आपके वेटेज देखे जाते हैं, नंबर एक पर्टिकुलर होता है, 50 और 100 नंबर्स में से आपको वेटेज को कैलकुलेट किया जाता है। तो सबसे पहले आपका नेट का डिग्री होनी चाहिए, है ना। दूसरी बात, 10, 12, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन की आपकी ओवरऑल मार्क्स देखनी पड़ेगी, है ना। ओवरऑल मार्क्स देखा जाता है जिसपे आपको वेटेज मिलता है, ठीक है। उसके बाद आपको ये देखा जाता है कि कॉलेजेस में या कहीं भी आपके पास एनसीसी के सर्टिफिकेट्स हैं या एनएसएस के सर्टिफिकेट हैं कि नहीं है, क्लियर। उसके बाद देखा जाता है कि आप मास्टर लेवल पे कितने अच्छे पढ़ाई किए हो, गोल्ड मेडलिस्ट हो या क्या हो, उसके ऊपर भी आपको वेटेज मिल जाता है ना। उसके बाद आपको कोई भी स्टेट अवार्ड या नेशनल अवार्ड, कोई भी स्पोर्ट्स में आप रहते हुए कोई खेला हो, ठीक है, आपको कोई अवार्ड मिला हो, सर्टिफिकेट मिला हो, उसकी भी वेटेज मिलती है। अब सबसे जो इंपॉर्टेंट बात होता है ना कि भाई हम बात करते हैं एकेडमिक परफॉर्मेंस स्कोर की, है ना, एपीआई की बात करते हैं, एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स की। अब उसके अकॉर्डिंग हमें वेटेज दिया जाता है। ये कैसे मिलता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है। अगर मेरिट डिसाइड की जाती है, मान लीजिए 2 बंदे हैं, ठीक है, एक बंदे ने सारा कुछ किया है लेकिन एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर जो है वो उसके पास नहीं है। अब ये क्या होता है, एकेडमिक जो परफॉर्मेंस होता है ना, जैसे मास्टर्स लेवल पे, आप जो मास्टर्स लेवल पे आपको ये जनरली स्टार्ट कर लेनी चाहिए, जैसे रिसर्च पेपर आपने अपनी पब्लिश कराई है, ठीक है, आपके पास जनरली इनका वेटेज आप 3-4 अगर आपके पास आपके नाम के रिसर्च पेपर हैं तो आपको बहुत है, इनका वेटेज बहुत अच्छा होता है। लेकिन अगर किसी के पास नहीं है, और अगर मैंने जो जो भी पैरामीटर बताए हैं उसके पास 10, 12 सब बढ़िया है, उसके पास एनसीसी एनएसएस के सर्टिफिकेट्स भी हैं, उसके पास नेशनल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के भी सारे सर्टिफिकेट्स हैं, और दूसरे के पास अगर वो है एपीआई स्कोर है, तो एपीआई स्कोर को ज्यादा वेटेज दी जाती है। तो मैं ये सजेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आपने अपना रिसर्च पेपर पब्लिश नहीं कराया है तो रिसर्च पेपर भी पब्लिश कराते रहिए। अब यहीं पे ये फर्क आ जाता है। आप लोगों ने, कितने लोगों ने बोला है, मेरे से भी बोला है, कितने लोगों ने ये बोला है कि सर हम 2 बार नेट क्वालिफाई हैं, 5 बार नेट क्वालिफाई हैं, लेकिन मेरी जॉब नहीं लगती है। मेरी जॉब क्यों नहीं लगती है, इसीलिए कि इनको ये सारी बातें पता ही नहीं होता है कि हमारी जो एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर वाला स्कोर है वो है कि नहीं मेरे पास। तो ये सारी अगर मेरिट बेस पे अगर आप तैयारी कर रहे हो किसी भी कॉलेजेस में, किसी भी इंडियन यूनिवर्सिटीज में टीचिंग के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, तो अगर आप मेरिट वे पे जा रहे हो तो ध्यान रखिएगा कि आपके पास नेट होनी चाहिए। दूसरी बात, आपके पास सारे जो डॉक्यूमेंट है ना, जैसे 10th 12th उसमें अच्छी मार्क्स होने चाहिए, अच्छे मार्क्स होने चाहिए, फर्स्ट डिवीजन होना चाहिए, गोल्ड मेडलिस्ट के साथ साथ आपका जो स्टेट नेशनल
कोई भी सर्टिफिकेट हो वो भी मायने रखता है वेटेज के लिए आपके। सिमिलरली कोई भी आपने नेशनल कॉन्फ्रेंसेस किए हैं, कोई भी आपने इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस किया हो, उसके भी वेटेज मिलते हैं। और लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपका जो एपीआई, जो कि आपके रिसर्च पेपर के ऊपर सारा कंसीडर किया जाता है, आपको 3 से 4 रिसर्च पेपर पब्लिश जरूर होने चाहिए आपके, तो आपको वेटेज बहुत ज्यादा मिलता है। तो ये 2 एस्पेक्ट जरूर हो, आप ध्यान रखिएगा अगर आप टीचिंग के लिए पैशनेबल हो तो, है ना। पहला हमने क्या बताया कि आप कोई भी स्टेट के आपने एग्जाम दिया है, ठीक है, उसके बाद डायरेक्ट इंटरव्यू होता है, वो आप क्लियर कर लिया, ऑल एंड गुड है ना। लेकिन दूसरी बात, मेरिट के बेसिस पे अगर आपको किया जाता है सिलेक्शन, तो ये सारी बातें आपको याद रखनी चाहिए। 2 चीजें हमने जान लिया कि नेट के बाद हमें क्या क्या करनी चाहिए। अब तीसरी बात, अब जनरली लोग ये करते हैं कि नेट के बाद भाई हमें जॉब चाहिए। मान लीजिए हमें रिसर्च में भी इंटरेस्ट नहीं है, मान लीजिए हमारे टीचिंग में भी इंटरेस्ट नहीं है, तो ये हमने बहुत पहले ही बता दिया है कि आप पीएसयूज के लिए भी एलिजिबल हो जाते हो। अब ये पीएसयूज क्या है? पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। ये तो आपको पता है कि पीएसयूज एक सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आते हैं, जैसे कोल इंडिया हो गया, ठीक है, वो हो गया, कोल इंडिया हो गया हमारा, ठीक है, आईयूसीएल हो गया आपका, इंडियन ऑयल हो गया। तो ये सारे ऐसे पीएसयूज हैं जो नेट के बेसिस पर भी अपनी वैकेंसी निकालते रहते हैं, हर साल निकालते हैं, ठीक है। जो ताजा ताजा जैसे अभी फ्रेशर्स होते हैं, नेट अभी अभी पास किया इन्होंने, तो उनको इनमें सबसे एडवांटेज ये है कि इनका जो सैलरी होता है सबसे अच्छा होता है, पे स्केल बहुत अच्छा होता है, और ये एकदम फ्रेशर को लेते हैं। अभी आपने नेट निकाला है, और इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि आपको कोई भी एग्जाम नहीं देना है, डायरेक्ट आपने इंटरव्यू दिया और आपका सिलेक्शन हो गया। तो ये 3 चीजें, ये 3 बातें आपको ध्यान में जरूर रखनी चाहिए, ठीक है। आपको पहला हमने बताया रिसर्च पोजीशन के लिए अगर आप नेट हो, जेआरएफ हो। दूसरी बात, आप टीचिंग के लिए भी एलिजिबल हो जाते हो, वही दोनों जो मैंने एस्पेक्ट बताया। और तीसरी बात, आप पीएसयूज के लिए भी एलिजिबल हो जाते हो। तो ये 3 बातें एकदम आपको गांठ बांध लेनी चाहिए, एकदम भूलनी नहीं चाहिए, ठीक है। आपको पता है जैसा कि मैं आपको लोगों के लिए कॉमर्स और मैनेजमेंट की क्लासेस लेता हूं टेक्स्ट बुक के ऊपर, तो इसी को मद्देनजर रखते हुए हमारी जो फाउंडेशन कोर्स 2024 को लॉन्च कर दिया गया है, जो कि टेक्स्ट बुक टीम ने लॉन्च कर दी है। और इसमें जो बेनिफिट है, जो कोर्स, जो सब्जेक्ट कवर्ड किए जाते हैं, वो ये देख लीजिए कि आपको यूजीसी नेट पेपर 1 कवर किया जा रहा है, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, मैनेजमेंट, पॉलिटिकल साइंस, एजुकेशन, इंग्लिश, कॉमर्स, जियोग्राफी और हिंदी, ये सारे लाइव कोर्सेज चलेंगे। रिकॉर्डेड कोर्सेज की अगर बात करें, संस्कृत, होम साइंस, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस और फिजिकल एजुकेशन की, हमारे पास रिकॉर्डेड कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। तो जल्दी से आप अगर तैयारी करना चाहते हो यूजीसी नेट 2024 के लिए, जून 2024 के लिए, और चाहते हो हमारा जो एक बार में हमारी जो नेट निकल जाए, तो ये आपको करना पड़ेगा, इनरोल जल्दी से कर लीजिए आप उसमें ध्यान रखिएगा, शुभम टू टी ऊपर जो कोड दिख रहा है आपको यूजीसी नेट के लिए, आपको पता है हर फैकल्टी को एक एक कोड दिया जाता है, तो वो कोड को जरूर यूज करना है अगर आपको एनरोलमेंट कराना है तो। अब हम बता देते हैं कि इसके हाइलाइट्स क्या क्या हैं। देखिए, अगर आप कोर्स परचेज करते हो तो 150 प्लस आवर्स ऑफ इंटरेक्टिव क्लासेस मिलेंगी विथ प्रॉपर पीडीएफ नोट्स। दूसरी बात कि ये जो कोर्सेज होंगे ना, ये कंप्लीटली डेडिकेटेड होंगे आपके लेटेस्ट पैटर्न के ऊपर, रिवाइज सिलेबस के ऊपर, और प्रॉपर आपके यूजीसी नेट सेट जेआरएफ को ही ये डेडिकेटेड है, ठीक है। अगर मान लीजिए आपको क्लास के दौरान कभी आपको कहीं जाना पड़ गया, तो आप रिकॉर्डेड सेशन भी यूज कर सकते हो, देख सकते हो। आपको प्रॉपर वीकली स्ट्रेटेजीज भी बताई जाएंगी, ठीक है। आपको मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस क्वेश्चन सब कराए जाएंगे इस कोर्स में हमारे, ठीक है। ध्यान रखिएगा इतनी बातें। अब ये जो हमारी 2 मैम है, मतलब बहुत धुरंधर है ये अपने सब्जेक्ट के, ठीक है, प्रीति मैम, तुलिका मैम। अब इनकी यूट्यूब के क्लासेज आती हैं ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे को प्रीति मैम को, और तुलिका मैम की जो क्लास आती है मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को। यूट्यूब पे पेपर 1 आपको पता है सभी के लिए जरूरी है, इक्वली जरूरी है, क्लियर। तो ये बातें हमेशा याद रखना है आप लोगों को। जल्दी से आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो आई बिलीव कि इतनी सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। मैं आप लोगों के लिए कॉमर्स एंड मैनेजमेंट की क्लास लेता हूं, तो अगर आपको हमारे साथ जुड़ना है तो आप टेलीग्राम में, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे साथ लिंक दिया होगा, टेलीग्राम आईडी हमारी दी होगी, वहां से जुड़ सकते हो। नहीं तो ये जो स्कैनर है उसको भी स्कैन करके आप जुड़ सकते हो। तो ये थी छोटी सी वीडियो, आई बिलीव कि आपको सारी बातें समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू वेरी मच।